मैं एक टीचर हूँ और मैं एक फादर भी हूँ, तो इस बात को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हम बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए कि बच्चों का मन पढ़ाई में लग सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे मोटिव स्टार और आज का जो टॉपिक है ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। हर एक पेरेंट्स के मन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि उनका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है। दोस्तों, आजकल के बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं और वे आपकी बात भी नहीं सुनते हैं, पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो ऐसे क्या उपाय करें कि आपके बेटे का मन, आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लग सके और वो पढ़ाई भी कर सके और वो आपकी बात भी सुन सके और आपको रिस्पेक्ट भी दे सके। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, जैसे देखिए, सबसे पहले तो आप बच्चों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं उस तरह से ट्रीट करना बंद कर दीजिए। आप जिस तरह से बच्चे को अगर ट्रीट करते हैं उस तरह से अगर आपको कोई ट्रीट करे तो वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, क्योंकि हम बच्चों पर हमेशा डांटते हैं, चिल्लाते हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं वो इतने एडवांस हैं कि उन्हें मारने, पीटने या डांटने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उन्हें डिसिप्लिन सिखाना होगा, हमें उन पर रूल्स अप्लाई करने होंगे बिना वजह उन्हें मारने के अलावा। मतलब अब हमें उन पर सख्ती से पेश नहीं आना है, हमें उन्हें प्यार से समझाना है, हर चीज़ की एक वजह देनी है ताकि वो सही काम कर सके, ताकि वो आपकी बात भी सुन सके और आपकी रिस्पेक्ट भी कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एक काम करना है कि बच्चों को कंपेयर नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके सिखाने वाला हूँ जिससे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लग सकता है। ये दोनों तरीके अलग अलग है। एक पेरेंट ट्रीट, मतलब आप अपने बच्चे को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और किस तरह से ट्रीट करना चाहिए वो, और इस ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका बच्चे का मन पढ़ाई में लग सके, तो वो है वास्तु, एस्ट्रोलॉजी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, वास्तुशास्त्र को मानते हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत प्रभाव करता है। जैसे कि हम घर भी बनाते हैं तो हम वास्तु को देखते हैं, तो घर के अंदर की चीज़ें जब हम रखते हैं तो उसके लिए भी हमें वास्तु का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बेटे के फ्यूचर पर, उसके प्रेजेंट पर बहुत इफ़ेक्ट करती है। और इन दोनों बातों से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हम किस तरह से बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं कि उसका जो मन है वो पढ़ाई में अच्छे से लग सके। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कंपेयर। ओके, एक एज अ पेरेंट ट्रीट के हिसाब से बात करते हैं हम कि आप बच्चों को कंपेयर ना करें। देखिए, 2 दोस्त है, एक बहुत ज़्यादा होशियार है और एक थोड़ा कम होशियार है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चा कमज़ोर है या बुद्धू है, वो एक ज़्यादा हो सकता है, एक थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। तो आप उसे कंपेयर मत कीजिए। अगर आप उसे बार बार उसके फ्रेंड से या उसके भाई से या किसी से भी अगर उसे कंपेयर करेंगे तो सबसे पहली बात ये होगी कि वो जो दोनों बच्चे हैं उनके बीच में दरारें आ जाएगी। ओके, क्योंकि मेरे माँ बाप, वो हमेशा ये सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे इससे कंपेयर करते हैं। दूसरी बात, जो बच्चा है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा यही सोचेगा कि बार बार मुझे उससे कंपेयर किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें कंपेयर करना छोड़ना है। ओके, और साथ में ये भी नहीं बोलना, अगर आपका बेटा बड़ा है, आप उसको बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हो, आप उसे ट्यूशन भेज रहे हो, स्कूल भेज रहे हो, लाखों रुपया खर्च कर रहे हो, तो उसे खर्चे मत गिनवाइए कि तेरे ऊपर ये खर्च हो रहा है, वो खर्च हो रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, फिर भी तो हमारी बातों को नहीं समझ पाता और तो पढ़ाई नहीं करता, पैसा बर्बाद कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना है? इन सब चीज़ों के लिए आपको एज अ फ्रेंड उन्हें ट्रीट करना है। आप ये देखिए कि उसका इंटरेस्ट किस में है, आप ये जानिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। ओके, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो है रीज़न है वो है कि बच्चे को वजह नहीं मिल रही है पढ़ाई करने की। एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, अगर हम उसे बेसिकली अगर शुरुआत से ही अगर हम ट्रीट करते हैं, तो आपने अगर किसी भी बच्चे को उसके स्टार्टिंग के एज से, मतलब जब वो स्कूल जाना शुरू करता है लगभग 4 साल से, तो 4 साल से लेकर 10 साल के होते तक अगर आपने उसमें पढ़ाई करने की हैबिट डाल दी, तो उसके बाद आपको आगे इन फ्यूचर में कभी उसे ये नहीं बोलना पड़ेगा कि बेटा पढ़ाई कर ले। ओके, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। वो ऑलरेडी अपनी जिम्मेदारी समझ चुका होगा और वो हमेशा बिना बोले आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो खुद की किताबें खुद निकाल कर पढ़ना शुरू कर देगा। उसमें सेल्फ स्टडी की एक आदत सी लग जाएगी, अगर आप ये ट्रीटमेंट आप अगर उसमें बचपन से करते हैं तो।
तो वो ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात है कि आप अपने बच्चे को कंपेयर ना करें और सबसे पहले वजह ढूंढें। देखिए, बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खेलना बहुत पसंद होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात मतलब जैसे दिन भर टीवी देखना, कंप्यूटर पे बैठना या मोबाइल खेलना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे एक वजह है और वो वजह है उसके इंटरेस्ट की। उसमें मजा आता है उसे वो करने में, उसमें उसको मजा आता है, उसको इंटरेस्ट है, इसलिए वो ये काम कर रहा है। तो अब इसी वजह को आप यूज करें। आप इसके लिए आप बच्चों को चिल्लाए नहीं, आप डांटे ना, आप उसे मारे ना, आप इसी चीज का यूज करें उसे पढ़ाई में मन लगाने के लिए। वो कैसे किया जाए? तो उसे समझाइए कि आप जो ये कर रहे हैं, आप जो दिन भर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज कर रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका माइंड फ्रेश होता है। यस, अच्छी बात है, पर इसे बहुत ज़्यादा खेलना ज़रूरी नहीं है ना? अगर आप बहुत ज़्यादा खेलेंगे तो ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। तो फिर इसके लिए एक रूल बना दीजिए, इसकी वजह दीजिए बच्चे को कि ये जो है ये आप सभी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर ये इम्पॉर्टेंट है और हम आपको अलाउ भी करते हैं कि आप गेम खेलिए, आप टीवी देखिए, पर इसका एक लिमिटेड टाइम होगा और टास्क भी होगा। और टास्क ये होगा कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ये काम करने दिया जाएगा, तो आपको खेलने दिया जाएगा। अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करते तो आप 10 मिनट गेम खेल सकते हैं। अगर आप 2 घंटा पढ़ाई करते हैं तो आप आधा घंटा गेम खेल सकते हैं। आपको जो भी गेम खेलना है आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, चाहे आप कंप्यूटर में खेलें, आप मोबाइल में देखें या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें, पर आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। क्योंकि बच्चे की बेसिकली उसकी सबसे अच्छी जो नीड है, उसको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम लगता है वो है गेम खेलना, ओके, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करना। अगर ये उसकी बेसिक नीड है, ये उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी कमज़ोर कड़ी को आप पकड़ लीजिए। आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको ये करने मिलेगा, आपको ये करने नहीं मिलेगा। आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं खेल सकते, आप वो नहीं खेल सकते। हमें ये नहीं करना है, हमें उसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है बच्चे को ट्रीट करने के लिए। उसके अंदर एक डिसिप्लिन लाइए, उनको ऊपर रूल्स अप्लाई कीजिए, ओके। जब ये रूल को फॉलो करेंगे तो होगा। अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वो गैजेट उस दिन नहीं दिया जाएगा। और स्ट्रिक्टली इसे कीजिए, बच्चों को डांटिए नहीं, मारिए नहीं, ओके। उन्हें प्यार से समझाइए और प्यार से रूल फॉलो कीजिए। मतलब कि सिंपल सी बात है, आज तुमने पढ़ाई की क्या? नहीं की तो आज आपको ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं मिलेगा, आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। तो बच्चे को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि उसकी नीड क्या है और वो धीरे धीरे अपने आप पढ़ाई की ओर बढ़ने लगेगा। उसे पता है कि मुझे अगर वो खेलना है तो मुझे फिर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो ये सबसे जो ज़रूरी बात है वो है वजह। और आप प्रेशराइज मत कीजिए बच्चे को। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है प्रेशराइज। बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए। आप ये मत कीजिए कि उसने अगर A ग्रेड लाया है तो आपको भी लाना है। आप ये मत कहिए, आप उसे ये कहिए कि आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। आप जो कर सकते हैं आप उससे बेहतर करने की कोशिश करें। आप खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करें। आप जैसे जैसे खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करते जाओगे आप अपने आप एक लेवल पर पहुंचते जाओगे। बच्चे से कहिए कि आज आपने अगर B+ लेके आया है तो अब तब आपको नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा कुछ करना है कि आप B+ से ज़्यादा लेकर आओ। तो जब बच्चा खुद के लिए मेहनत करेगा तो वो A लेकर आएगा। और फिर आप उसे मोटिवेट करते रहिए कि बेटा आप तुमने A लाया है तो अब कुछ ऐसा करो कि आपको इससे ज़्यादा मार्क मिले। तो जैसे जैसे वो बच्चा ज़्यादा मार्क लेगा हो सकता है वो A+ में आ जाए। तो बच्चे को मोटिवेट कीजिए, उसे धीरे धीरे ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। आप एक पेरेंट हैं और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक टीचर हूँ और मैं एक फादर भी हूँ, तो इस बात को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हम बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए कि बच्चों का मन पढ़ाई में लग सके। तो दोस्तों ये तो थी पढ़ाई से रिलेटेड बातें कि कैसे बच्चों पर हम रूल्स अप्लाई करके उनकी कमज़ोर कड़ी को पकड़कर उन्हें पढ़ाई करवा सकें। अगर फिर भी आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके तरफ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और वो है वास्तु। सबसे पहले देखिए नॉर्थ ईस्ट ये जो डायरेक्शन होता है ये होता है फोकस और कंसंट्रेशन का। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में जो भी चीज़ रखी है सबसे पहले आप उसे देखिए। ओके, मेरा वीडियो चल रहा है, आप देख रहे हैं, चालू वीडियो में वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी चीज़ रखी हुई है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है ये फोकस का काम करती है।
ओके, फोकस और कंसंट्रेशन का काम। तो अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप जो भी चीज़ रखेंगे वो आपके बच्चे को फोकस्ड करेंगी। अगर आपने टीवी रखा है तो वो टीवी की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। ओके, अगर आपने मोबाइल की कोई गैजेट रखे तो उसके तरफ उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप बच्चे को ये मत कहिए कि बच्चे को क्या बनना है। ओके, या फिर बच्चे का अगर इंटरेस्ट है कि मान लीजिए उसे पायलट बनना है, तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक एरोप्लेन का फोटो लगा दीजिए। एक छोटा सा एरोप्लेन जो खिलौने वाला एरोप्लेन होता है वो रख दीजिए। बच्चा अपने आप उस तरफ कॉन्सेंट्रेट होना शुरू कर देगा। ओके, अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो आप उसकी कोई फ़ोटो लगा दीजिए। बच्चा अगर सिंगर बनना चाहता है तो आप मान लीजिए आप माता सरस्वती की मूर्ति रख दीजिए, फ़ोटो लगा दीजिए, या फिर वीणा रख दीजिए, या फिर गिटार रख दीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ रख दीजिए जो बच्चा उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करे। ये होता है असर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का, क्योंकि ये फोकस और कंसंट्रेशन का डायरेक्शन है। उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन देखिए, जो सिर्फ पर्टिकुलर ईस्ट डायरेक्शन होता है। ईस्ट डायरेक्शन से सूरज उगता है। सूरज उगता है तो हमें दिशाएं मिलती है, दिखाई देती हैं, हमें रास्ता मिलता है। सूरज उगता है तो हमें रास्ता दिखाई देता है, तभी हम उस रास्ते में आगे चल पाते हैं, क्योंकि अंधेरा हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाता है। तो जिस दिशा से सूरज उग रहा है ईस्ट डायरेक्शन से, तो ये जो डायरेक्शन होता है ये गाइडेंस का होता है, ये टीचर्स का होता है। तो आप ध्यान में रखिए कि आपने उस डायरेक्शन में किस चीज़ को लगा के रखा है। बच्चा जिसे फॉलो करता है, जिस गुरु को मानता है या जिस गुरु को फॉलो करता है, ओके, आप उनकी फ़ोटो वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को एक डायरेक्शन मिलेगा। ये सारी चीज़ें उस पर कई हद तक ज़रूर असर करेंगी। वास्तु का असर होना एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे ये चीज़ें असर करती हैं। समय के साथ आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने ये वीडियो देखा, कल आपने रख दिया और परसों से आपका बच्चा पढ़ाई करने लग जाए, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें असर करती हैं। अब आते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने क्या रखा है, अगर ध्यान से देखिए, और अगर आपने वो चीज़ें नहीं रखी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये जो है ये ज्ञान अर्जित की दिशा होती है, जिससे ज्ञान का वह होता है, माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, ज्ञान की तरफ जाता है। तो जिस तरह से हमें, जिस दिशा की ओर से हमें ज्ञान का आगमन हो रहा है, या जो दिशा ज्ञान के आगमन की होती है, उस दिशा में आप ज्ञानवर्धक चीज़ें बच्चों के लिए रख दीजिए। जैसे बच्चों का अगर पढ़ाई में मन लगाना है तो बुक्स रख दीजिए, बुक शेल्फ रख दीजिए, पेन रख दीजिए, ये सारी चीज़ें रखिए। अगर आप उस डायरेक्शन में आप मोबाइल रखते, मोबाइल से रिलेटेड गैजेट रखते, तो बच्चे का ध्यान ज़रूर उधर ज़्यादा जाएगा। और लास्ट में जाते जाते एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन है आपके घर की, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप एक अच्छी चीज़ लगाइए। दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। एक है कमल का फूल, वाइट कमल, वाइट लोटस जो होता है, ओके, और दूसरा है मोरपंख। मोरपंख जो ओरिजिनल होता है मार्केट में 10-12 रुपए में मिल जाता है। ओके, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा कि आपको ओरिजिनली लगाना है, आप गूगल से फ़ोटो डाउनलोड करके भी वो लगा सकते हैं। चाहे वो वाइट लोटस हो या फिर मोरपंख हो, दोनों में से किसी भी एक चीज़ को आप उस डायरेक्शन में रख दें। बच्चे का जो ध्यान है वो धीरे धीरे अपने आप जो है उन किताबों की तरफ आकर्षित होने लगेगा। मतलब जब आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जब आप बुक्स को रख रहे हैं तो बुक्स के साथ साथ इन चीज़ों को भी रखें। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें असर करती हैं। अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, तो ये ज़रूर असर करता है। इसलिए तो चाहे वो कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, पढ़ा लिखा इंसान हो, या साइंटिस्ट क्यों ना हो, वो जब भी अपना घर बनाता है तो वास्तु का ध्यान रखते हुए बनाता है। तो जब भी आप अपने घर में किसी चीज़ों को रखते हैं तो वास्तु की तरह से सोच के रखिए, क्योंकि इन सभी का असर कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके बच्चों पर, बच्चों के भविष्य पर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ें समझने के लिए, जानने के लिए और सीखने के लिए मिली होगी। तो आपको क्या नया सीखने के लिए मिला है इस वीडियो में मुझसे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन कमेंट को जानने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहूँगा। तो इस तरह के वीडियोस जो है वो मेरे चैनल में आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का। खुश रहिए।